नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। संख्या पद्धति जो अभ्यास है आपका चैप्टर है। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें संख्या पद्धति ना आती हो। कोई भी परीक्षा नहीं है, आपकी एसएससी ले लीजिए, चाहे आप रेलवे ले लीजिए, चाहे पुलिस ले लीजिए। तो इसी क्रम में मैं संख्या पद्धति का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। आज मेरा दूसरा पार्ट है और उस संख्या पद्धति में मैंने यानी संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्या और यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या, ये मैंने उसमें बताया। और क्या बताया? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, अत्रिभाज्य, सहभाज्य, सहभाज्य, जुड़वा पूर्णांक, ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, संख्या कुल कितनी संख्या होती है, ये मैंने उसमें पार्ट 1 में बताया। अब दूसरा पार्ट है जोड़ का तत्समक अवयव। तो मैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज तक आपने मैथ को बिल्कुल नहीं पढ़ा है या आप एकदम कमजोर हैं, फिर भी आप एकदम सीख जाएंगे एकदम जीरो। यानी आपको मेरा पार्ट 1 से शुरू करना है और आप इसको देखते जाइए धीरे धीरे, वो पूरे शांति से, शांत दिमाग से देखिए। आप एकदम जीरो से हीरो हो जाएंगे, यानी बेसिक से ले रहा हूं मैं, शून्य से शिखर पर पहुंच जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जोड़ का तत्समक अवयव। तो जोड़ का तत्समक अवयव क्या है ये देखते हैं। तो जोड़ का तत्समक अवयव और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। देखिएगा, जैसे शून्य है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शून्य को हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है, चाहे कोई भी है संख्या है। और शून्य को भी किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या हमको वापस मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, वही संख्या हमको वापस मिल जाती है। यानी आपका शून्य को 123 में जोड़ें या शून्य को 123 में जोड़ें या 123 में शून्य जोड़ें, हमारा 123 आए। कहने का अर्थ है कि किसी संख्या में हम शून्य जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जोड़ का या योग का तत्समक अवयव, ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसी संख्या क्या है? शून्य है, जिसे जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा गुणा का तत्समक अवयव क्या है? तो जो हमारा गुणा का तत्समक अवयव है, गुणा का तत्समक अवयव, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका हम किसी भी संख्या में गुणा करें और कोई भी परिवर्तन ना आए। तो ऐसी संख्या एक है। किसी संख्या को एक से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, एक को गुणा का तत्समक अवयव कहा जाता है। और मैंने पीछे भी बता चुका हूं, जैसे आपका 96 है, इसमें 1 का गुणा करें तो 96 ही आएगा, या 96 में या 1 में 96 से गुणा करें
तो कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है दोस्तों, यानी वे एकदम कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखा दे रहा, तो हम जान गए कि गुणा का तत्समक अवयव एक और योग का तत्समक अवयव एलिमेंट 0। अगला है हमारा गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम। गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम, यानी प्रतीप या प्रतिलोम, और इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल देते हैं इसको हम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यानी ऐसी संख्या, हमारे पास कोई संख्या दी है, ऐसी संख्या जिसका हम दी गई संख्या में गुणा करें और उत्तर 1 हो जाए, तो उसे कहते हैं गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिस संख्या को किसी संख्या से, जिस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आता हो। अभी बताया मैंने, यानी कोई भी संख्या दी है, उस संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाए? गुणा 1 आ जाए, तो इस संख्या को उस संख्या के गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव कहते हैं। ये कोई संख्या है तो 1/a उस संख्या का प्रतीप या अवयव होगा, यानी गुणात्मक अवयव। देखिएगा, अब कोई कहे जैसे 27 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो 27 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम सत्ताईस का गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ही आसान है, केवल इसको उल्टा कर देना है। और 27 के नीचे जैसे 1 रख ले हम, कोई अंतर आएगा? कोई नहीं आएगा, क्योंकि 27 में 1 से भाग देते हैं तो 27 ही आ जाए। इसका कर दो उल्टा, तो 1/27, 1/27। ठीक, ऐसे ही हम कहें कि ऋण के 97 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो लीजिए 1 इसके नीचे रख लिया, तो 1/97। देखो वैसे तो ये माइनस है, इस माइनस को आप लोग कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, मानक रूप, उसको अंश में ही रखते हैं। ठीक है, और मान लीजिए अब ये भिन्न है, जैसे 27/95 का गुणात्मक प्रतिलोम लेना है हमको, तो चिन्ह नहीं परिवर्तन करना है हमको, केवल अंश का हर कर देना है और हर का अंश कर दे। कोई इतने आपको कोई भी इतनी शुरुआत से नहीं पढ़ाएगा और ना इतने धीरे पढ़ाएगा, ना आसान तरीके। अब मान लीजिए यहाँ माइनस लगा है, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, बस हो गए। चलिए अगला देखते हैं, जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम। जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम, इसको कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। इसको हम योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, यानी एडिटिव इनवर्स, इनवर्स माने भी वही होता है, उल्टा होता है इनवर्स माने भी। किसी संख्या में
जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए, जिस संख्या में यानी कोई भी संख्या है, ठीक है, और कोई दूसरी संख्या हम जोड़ें तो योगफल हो जाए शून्य, तो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, जोड़ का प्रतीप, जोड़ का प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम कहते हैं। तो करना क्या है, आपको योगात्मक प्रतिलोम लगाने के लिए उसका संख्या का चिन्ह बदल देना, बस। जैसे 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 21 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम तो आपको कुछ नहीं करना है, चिन्ह बदल देना है। ये योग के बता रहे हैं, गुणा का पीछे बचा चुके हैं। अब मान लीजिए ऋण का आपका है 201 और इसका आपको इसका आपको लगाना है, योगात्मक प्रतिलोम लगाना है। तो आप क्या करेंगे, ऋण का है तो इसको धन का लिख दीजिए, ये आपका योगात्मक 201। अब आप सोच रहे होंगे यदि कोई भिन्न हो, परमेय संख्या हो, तब क्या होगा। लीजिए, मान लीजिए ये आपका है 29/31 का योगात्मक प्रतिलोम, तो चिन्ह बदल दीजिए, ये चिन्ह बदल दिया हमने। अब मान लीजिए यहां माइनस का है, क्या है, माइनस का है, तो यहां जब माइनस है तो यहां प्लस लगा दीजिए, आपका ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीका से। अब आरोही किसे कहते हैं, आरोही संख्या किसे कहते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, क्या, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे 1 2 3 4। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि लगातार हो, क्रमागत हो, कोई संख्या क्रमागत हो। क्रमागत का मतलब एक में एक जोड़ दिया 2, 2 में एक जोड़ दिया 3, 3 में एक जोड़ दिया 4, 4 में जोड़ दिया 5, 5 में एक जोड़ दिया 6, 6 में एक जोड़ दिया तो 7। यानी हम चल रहे हैं, यानी जमीन से पहली सीढ़ी से छत पर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, छत पर हम जा रहे हैं पहली सीढ़ी से, तो इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास संख्या है कि मान लीजिए हमारे है, ये है 201, ये है हमारी 97, ये है हमारी 97 हो गया, और ये है हमारा 27, ये कितना है हमारा 27 है, ये हमारा है 1000, ये हमारा है 509, और को आरोही क्रम में लिखना है। इसको क्या लिखना है, हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उसको लेंगे। तो देखिए, बताइए कौन सी सबसे छोटी संख्या है, 27। हाँ, वेरी गुड, सबसे छोटी संख्या 27 है, को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, में लिखो। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम में लिखो। तो सबसे छोटी है हमारी 27, 27 से बड़ी कौन सी संख्या है, 97 है 2 नंबर पर,
97 से बड़ी कौन सी संख्या है? 201 है। कौन सी है? 201। 97 से बड़ी हमारी है 201। तो 97 से लीजिए 201 और 201 से बड़ा है 509 और 509 से बड़ा है तुम्हारा 1000। देखिए कितना आसान है। अब आ जाइए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यदि इसमें होता तो यानी पहले छत पे चढ़ गए हैं। कहां चढ़ गए? छत पे। और छत से नीचे आना अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले हम सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये 1 नंबर पे आएगा। और आपका ये 2 नंबर पे, पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, मतलब फिर छोटा, इससे छोटा ये और इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में, यानी जमीन से छत पे जा रहे हैं, और अवरोही क्रम छत से जमीन पे नीचे आ रहे हैं। यानी आरोही क्रम पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और अवरोही क्रम पहले छोटा, फिर छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। ये हो गया अवरोही क्रम। ये लीजिए अवरोही क्रम। तो इसको मैंने तुमको बता ही चुका हूं। अवरोही क्रम में मैं आपको बता चुका हूं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं। 8 7 6। जैसा कि मैंने बताया था, ये जरूरी नहीं है कि संख्या क्रमागत हो, यानी सभी का अंतर बराबर हो। जैसी भी संख्या है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आ गया था। और विशुद्ध मान, विशुद्ध मान। तो देखिए बच्चों, विशुद्ध मान क्या होता है? यानी विशुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। विशुद्ध मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी संख्या का विशुद्ध मान उसके साथ लगे चिन्हों को हटाकर प्राप्त किया जाता है। विशुद्ध मान क्या है? किसी संख्या में जो चिन्ह लगे हैं उनको हटा के प्राप्त किया जाता है। यानी विशुद्ध मान का मतलब उस संख्या का अपना मान, और यह धनात्मक होता है। तो देखिए, चाहे संख्या धन की है चाहे ऋण की है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6। तो देखिए ये विशुद्ध मान का चिन्ह है, खड़े हुए 2 डंडे। ठीक है, तो ये आपका ऋण का है, तब भी मान लीजिए ये 7 है, ऋण का है तब भी ये आएगा, और धन का है तब भी 7। ठीक है, ऋण का है या धन का है तो वो अपना प्लस का है। चलिए ये लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे कैसे हैं? विशुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। अगला है हमारा दो संख्याओं के गुणनफल में चिन्हों का परिवर्तन। दो संख्याओं के चिन्हों में, दो संख्याओं के गुणनफल में चिन्हों का परिवर्तन। दो संख्याओं के चिन्हों में, गुणनफल में चिन्हों का परिवर्तन, यानी जब दो संख्याएं हमारी, दोनों संख्याएं धनात्मक हों तो गुणा में हमारा धन का चिन्ह आता। जैसे मान लीजिए हमारा ये 25 है और दूसरी भी संख्या हमारी धन की है, तो प्लस और प्लस का चिन्ह आता है प्लस, तो प्लस का 100 आए। अब यानी दोनों संख्याएं ऋण की हों तब भी हमारा प्लस ही आएगा। माइनस के 25
ठीक है, माइनस के 25 गुणा में माइनस के 4 इज इक्वल टू, देखो माइनस और माइनस प्लस, और 25 चौका 100। यानी हमारे कहने का अर्थ ये है, यदि दो चिन्ह समान हो, यानी दोनों चिन्ह धन के हों अथवा दोनों चिन्ह ऋण के हों, तो हमारा गुणनफल में चिन्ह प्लस का ही आएगा। दोनों चिन्ह समान हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो गुणा में क्या आएगा आपका, चिन्ह प्लस का चिन्ह। अब जब हम संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तब क्या आएगा, तब आपका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस का आएगा। यानी असमान चिन्ह होने पर, डिफरेंट चिन्ह होने पर, डिफरेंट साइन होने पर दोनों का गुणा क्या आएगा, माइनस में आएगा। लीजिए, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो गुणा माइनस। चलिए, जैसे ऋण का 10 ले लीजिए हमने और धन का ले लिया हमने 5, तो 10 पंजे 50, एक प्लस का चिन्ह है हमारे पास और एक माइनस का चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह और एक प्लस का चिन्ह। यानी जहां चिन्ह नहीं लगा होता वहां प्लस का चिन्ह होता है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। चाहे माइनस आगे है चाहे माइनस पीछे, इससे कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसको जैसे 10 को प्लस का ले लीजिए और 5 को ऋण का ले लीजिए, 10 पंजे 50, तो यानी कहने का अर्थ है, यानी और ये एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का आएगा, ये क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दो संख्याओं के भागफल में चिन्हों का परिवर्तन। अच्छा, इधर थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, बच्चों में कंफ्यूज होता है कि सर जी आप तो कह रहे थे 2 प्लस के होंगे तो प्लस आएगा और एक माइनस का होगा। अब 2 प्लस के होंगे प्लस आएगा और ये तो, और 2 माइनस के होंगे तब भी प्लस आएगा। तो देखो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो जैसे आपका 51 और इसमें हम जोड़ रहे हैं 100 बराबर 151 में, यानी यहां तो गुणा ही लिखा है, गुणनफल में चिन्हों का परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन मैं यहां जो बच्चों में भ्रम हो जाता है उसके लिए क्लियर कर रहा हूं। यानी ये कह सकते हैं दो संख्याओं के योगफल ऐसे हम बोल सकते हैं, दो संख्याओं के योगफल में चिन्हों का परिवर्तन। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, दोनों संख्या प्लस की हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का ही है, और दोनों संख्या माइनस की है, -51 होता और माइनस का 100 होता, तो कितना आता, ऋण के 51 में से 100 घटा रहे हैं। ठीक, ऋण के 51 में से 100 घटा, तो ऋण का हो गया 151, 151 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग कि एक हमारा हो प्लस का और एक माइनस का हो तो क्या आएगा, ये हमको देखना है। एक प्लस का हो एक माइनस का हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 100 ले लीजिए और इधर ले लीजिए 20, 100 में से 20 गए तो हमारे 80 बचे। अब तुम कहेंगे सर जी तुमने बताया था एक धन का एक ऋण का, हाँ बताया था, लेकिन वो गुणा में बताया था, मल्टीपल। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए, और यहां तो बच्चों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर कहाँ आता है, जब हमारा ऋण का 100 हो
और धन का 20 विशेष रूप से यहां पर आता। तो देखिए जैसे बड़ी संख्या है हमारी 100 और छोटी संख्या है 20, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा ले। 80 आ गए, कितने आ गए 80। और बड़ी संख्या हमारी क्या है माइनस की, छोटी संख्या क्या है प्लस की। तो चिन्ह हम बड़ी संख्या का लगाएंगे, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये योग के लिए बता रहा हूं मैं। चलिए आगे, दो संख्याओं के भागफल में चिन्हों का परिवर्तन। तो दो संख्याओं के भागफल में चिन्हों का परिवर्तन देखिएगा। देखो दोस्तों, दो संख्याओं के भागफल में चिन्हों का परिवर्तन। मान लीजिए ऊपर हमारा प्लस का है और नीचे हमारा भी प्लस का है। यानी मान लीजिए 5 में हम 5 से भाग दे रहे हैं या 1 से भाग दे रहे हैं और दोनों ही प्लस के हैं। तो जब तो प्लस का चिन्ह आए कोई दिक्कत। यदि नीचे भी हम माइनस की संख्या में माइनस से भाग दे रहे हैं तब प्लस का आएगा। तो नोट करो, नोट आपको ये करना है कि दोनों चिन्ह समान हैं, दोनों चिन्ह समान हैं तो भागफल में प्लस का चिन्ह आएगा। यानी दोनों प्लस प्लस है, प्लस का चिन्ह आएगा। माइनस की संख्या में माइनस से भाग दे रहे हैं तब भी प्लस का चिन्ह आएगा। अब एक संख्या हमारी प्लस की है और एक संख्या हमारी माइनस, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस, चाहे ये तो 10 पंजे 50 हमारा माइनस का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। और ये माइनस ऊपर है क्या है और प्लस नीचे है। जब भी 10 पंजे 50 तो ऋण का चिन्ह आए। यानी कहने का अर्थ हमारा ये है, यदि हम दो असमान चिन्हों की संख्याओं का भाग दे रहे हैं, ऋण की संख्या से धन की संख्या में भाग दे रहे हैं या धन की संख्या में ऋण की से भाग दे रहे हैं, चाहे ऋण की संख्या में धन की संख्या से भाग दे रहे हैं, ऋण का चिन्ह ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। नंबर एक समरक नेम, नंबर एक समरक क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए पूछ लेता है कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी दे दी यानी समरक नेम वाली प्रॉपर्टी दे दी, एक क्रमन्वय नेम वाली दे दी, एक साचार वाली दे दी, एक बंटन वाली। पूछ लिया कि इनमें से कौन सी समरक गुण है, समरक नेम है, पूछ लेता है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, दो संख्याओं, दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ प्राकृतिक ही आता है। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल पूर्ण संख्या आता है। दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एक पूर्णांक होगा। दो परमेय संख्याओं का योगफल परमेय होगा। ये है सीधी सी बात। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्या, ये सब मैं पार्ट ए में पढ़ा चुका हूं, आप वहां देख लेना। तो जैसे आप जानते हो जो 10 है, जो 10 है आपका क्या है, ये 10 है पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या है। और इसमें जोड़ दो 2, ये भी पूर्ण संख्या है। और 10 और 2 12, ये भी पूर्ण संख्या। इतनी सी बात, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल पूर्ण संख्या होता है। अब दो धनात्मक संख्या हो तो a प्लस भी धनात्मक हो, ये मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया ही है। कब धन का चिन्ह आएगा, कब ऋण का चिन्ह आएगा, ये मैंने आपको बताया ये जोड़ में। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि कब धन का चिन्ह आएगा, कब ऋण का चिन्ह आएगा। और यहां ध्यान दीजिए,
दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्राकृतिक संख्या होता है और दो पूर्ण संख्याओं का योगफल पूर्ण संख्या होता है। और मैं ये भी तुमको बता चुका हूं, दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एक पूर्णांक संख्या होता है। यदि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, इन सब के बारे में विस्तार से जानना है तो पार्ट ए में मैंने बड़ी ही प्रभावशाली तरीका से बहुत ही अच्छे से इनकी व्याख्या की है, वहां जाके आप देख लेना। यदि ए और बी दो ऋणात्मक संख्या हों, और ये भी हम तुमको बता ही चुके हैं, यदि ए और बी दो ऋणात्मक संख्या है, यदि ए और बी दो ऋणात्मक संख्या है तो ए प्लस बी दोनों संख्याओं का योगफल कब धनात्मक ऋणात्मक होगा, ठीक है। यानी जब दो ऋणात्मक संख्या, तो मैंने बताया था, यानी जोड़ करने में दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल ऋणात्मक होता है, दो धनात्मक संख्याओं का योग धनात्मक होता है, जो मैं पिछली स्लाइड में पढ़ा चुका हूं। उदाहरण के लिए अब दो ऋणात्मक संख्या है तो इनका योगफल ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये जो दिया है ऋण का 40 है प्लस माइनस 40, तो ऋण का 40 और ऋण का 40, ऋण का 80 आएगा। और कब प्लस आएगा, कम पहले माइनस आएगा। पिछले स्लाइड यूट्यूब को अपना पीछे करके देख लीजिए। यदि एक धनात्मक है और बी ऋणात्मक हो तब योगफल क्या आएगा, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुणा के समरक नियम, जैसे योग का समरक नियम है ऐसे ही गुणा का भी समरक नियम है। तो देखिए दोस्तों, गुणा, यदि ए और बी दो धनात्मक हों तो ए गुणा बी धनात्मक होगा। दो मैंने बताया था, वैसे भी मैंने बताया था इसमें, यानी कहने का मतलब हमारा ये है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो धनात्मक आएगा, और दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तब भी धनात्मक आएगा। वो मैं पिछले चैप्टर उसमें बता चुका हूँ, यूट्यूब को थोड़ा पीछे हटा के देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे हम लोग कि धनात्मक होगा तो ये होगा, ये वाला हो गया, ठीक। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, समरक नियम जो मूल रूप से जो समरक नियम है हमारा वो ये है दोस्तों, जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं तो प्राकृतिक आता है, पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या आता है, ठीक है, और पूर्णांक संख्याओं का गुणा करते हैं तो पूर्णांक संख्या आता है, परमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो परमेय संख्या आता है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम समरक नियम हो गया, ये सब मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। ये ए और बी में से एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक आता है, मैं तुमको ये बता चुका हूं, ये मैं तुमको बता चुका हूं। यानी एक ऋण की संख्या हो एक धन की हो तो उनका गुणा ऋणात्मक होता है, उनका गुणा ऋणात्मक होता है। और यहाँ ये वाली बात नहीं है, तो वैसे आपको समझाने के लिए लिख लिया है, तो पीछे मैं बता चुका हूं। बाकी का यहाँ मेन उद्देश्य यही है, समरक नियम का नियम यही है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा प्राकृतिक होता है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा पूर्ण होता है, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा पूर्णांक होता है, कोई दो परमेय संख्याओं का गुणा परमेय होता है, ठीक है। अब आ जाए क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ। यानी क्रम विनिमय नियम विशेष कुछ नहीं, यानी दो संख्याओं को हम क्रम बदल के जोड़ दें तो वो आपका क्रम विनिमय नियम है। आप नोट्स भी बना सकते हैं और नहीं तो ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब आपका मान लीजिए 10 है, 10 में जोड़ दीजिए आप 5,
तो ये हो गया 15। अब इसका क्रम पलट दीजिए, 5, 5 में जोड़ दीजिए 10, ये हो गया, ये हो गया अपन, ये है क्रम विनिमय नियम। समझ में आया? क्रम विनिमय नियम क्या है? क्रम है ना आसान। आप सोच रहे होंगे अरे हम तो समझते थे, कितना कठिन है। ये क्रम विनिमय नियम है। अब तो ये दोनों चीज के लिए होता है कि दो संख्याओं का योगफल का क्रम बदल के जोड़ें तो कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम में जोड़ हो सकता है और गुणा हो सकता है। ये भाग और घाटा में हर जगह लागू नहीं होता है। तो दो संख्याओं का गुणा हम क्रम बदल के करें तो कोई अंतर नहीं आता है। ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है। चलिए आगे देखते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये मैं आपको अभी पिछले उसमें बता चुका हूं कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक है, दो संख्याओं को क्रम बदल कर जोड़ने पर कोई परिवर्तन 9 और 6 15, 6 और 9 15 या 9 और 6 15, यानी दो संख्याओं का हम क्रम बदल के जोड़ें कोई परिवर्तन नहीं आता है। योग का क्रम विनिमय नियम करते हैं और गुणा करें तो गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32, गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब आ जाइए साहचर्य नियम क्या है, और इससे जो क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य नियम है और आपका बंटन नियम है, वितरण नियम है, इससे क्या होगा आपका दोस्तों, प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको आगे सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहचर्य यानी इसमें होती है 3 संख्या, इसमें होती है 3 संख्या और 3 संख्याओं को हम क्रम बदल के जोड़ें या गुणा करें तो कोई अंतर नहीं आता है। इसे साहचर्य नियम कहते हैं। यदि जोड़ें तो योग का साहचर्य नियम करें होता है और गुणा करें तो गुणा का साहचर्य नियम होता है। देखिए जैसे हमारे पास 3 संख्या 1 2 3, तो पहले हम कोई भी 2 संख्या जोड़ लें और ये हो गया तुम्हारा 10, और फिर इसमें हम पहली संख्या जोड़ें तो ये हो गया आपका 12, या हम पहली और दूसरी संख्या को पहले जोड़ लें और बाद में तीसरी संख्या जोड़ें तब भी ये 12 ही आएगा। इसे कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? योग का साहचर्य नियम कहते हैं। अब आ जाइए गुणा का साहचर्य नियम क्या है। गुणा का साहचर्य नियम क्या है? अब जैसे हमारे पास 3 संख्याएं, तो पहली और दूसरी संख्या को ले लीजिए 2 3 6, इसमें तीसरी संख्या से गुणा कर दिए, 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो गए। अथवा पहले हम दूसरी और तीसरी संख्या से गुणा कर लें और फिर हम उसमें पहली संख्या से गुणा कर लें, 12 दूनी 24, दोनों बराबर आएगा नहीं। इस कितना आसान है साहचर्य नियम कि 3 संख्याओं का क्रम पलट के जोड़ें तो योग का साहचर्य नियम कहते हैं, और 3 संख्याओं का क्रम बदल के चेंज करके गुणा करें तो गुणा का साहचर्य नियम कहते हैं। अब है आगे दोस्तों बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बंटन नियम में क्या है? इसे कहते हैं योग पर गुणा का वितरण नियम। क्या कहते हैं इसको? योग पर गुणा का वितरण नियम। ठीक, तो देखिएगा होता क्या है, योग पर गुणा का वितरण नियम जैसे इस प्रकार से कोई है तो तुम क्या करेंगे, पहले जो ये कोष्टक वाली संख्या है इनको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, और जो तुम्हारा गुणा हो रहा है उस पर कर दीजिए गुणा, तो ये हो गए 7 6 42।
इधर से देख लीजिए, पहले तुम इस कोष्टक वाली संख्या में बाहर वाली संख्या से गुणा कर लीजिए। 6 गुणा में 4, 6 गुणा में 4 हो गया। फिर 6 गुणा में 3, 6 गुणा में 3 हो गया। 6 चौका 24 और 6 तिया 18, तो ये हो गए 8 और 24 32, 10 42। कितना हो गया? 42। कितना हो गया भैया? 42। ठीक, तो इसे कहते हैं बंटन नेम, वितरण नेम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी घात संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। किसी घात संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराने का विचार है, लेकिन देखते हैं। चालीस मिनट की वीडियो हो चुकी है। किसी घात संख्या का इकाई अंक ज्ञात, इकाई अंक। चलिए इस वाले टॉपिक को इसी में करा देता हूं। किसी घात संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। चलिए तो देखिएगा कैसे करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करेंगे हम। यदि x की पावर n में x का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो उत्तर का इकाई अंक प्रश्न का इकाई अंक ही होता है। जैसे ये जो संख्या है इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जो ये है इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं? ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ये है 28 या 728, इसकी घात है हमारी 53, तो इसको तो कहते हैं आधार वाली संख्या। क्या कहते हैं? आधार। और इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। क्या कहते हैं? घात कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं हम घात। समझ में आ गए? तो आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई का अंक वही संख्या आता है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना? 6, तो इसमें इकाई का उत्तर 6 ही है। इकाई का अंक देखो कितना है। इससे मतलब नहीं ये कितनी भी बड़ी घात है, कितनी भी बड़ी यानी संख्या की कितनी भी बड़ी घात है या छोटी घात है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखना है आधार में इकाई का अंक क्या है। आधार में इकाई का अंक क्या है? 0, 1, 5, 6 ये हो तो आपको कुछ नहीं देखना है। जैसे आधार में इकाई का अंक 6, उत्तर में लगा दीजिए इकाई का अंक 6। आधार में इकाई का अंक 1, उत्तर में लगा दीजिए इकाई का अंक 1। इतना आसान तरीका है। चलिए अब देखिएगा। अब आपको ये देखना है कि संख्या ये दी हुई है। संख्या आपको ये दी है कि इसमें इकाई 2137 की घात 753 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो नंबर 1, प्यारे दोस्तों, नंबर 1। अब ये घात दी है तुम्हारी, घात, ये घात दी, ये वाली घात दी है। इसमें आपको 4 से विभाजित करना है। 4 से विभाजित करना। ये लीजिए कर दिया हमने 4 से। 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 बचे 3, उतार लिया 3, 4 अट्ठे 32। अब दोस्तों हमें केवल ये सही तो होना चाहिए ये वाला, लेकिन इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब, इससे शेषफल
उस शेषफल को आप इस अंक पर रखें। तो 7 का किसी भी संख्या का एक घात 1 हो तो वही संख्या आती है। तो इकाई का अंक बन गया आपका 1। इकाई का अंक कितना बन गया? 1। अच्छा देखो दोस्तों, इसमें हम जो भाग करेंगे, हम यदि केवल 2 संख्याओं में भी भाग करें तब भी काम हो जाएगा। केवल 2 संख्या, मान लीजिए ये आधार में कितनी बड़ी संख्या है उससे मतलब नहीं है। जैसे ये 53 है, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करो। 4 एकम 4, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 1। आया कि नहीं? तो हमको ध्यान देना है कि जो घात है उसके अंतिम 2 अंक में भाग करेंगे केवल 4 से, केवल 4 से भाग करेंगे। और ये शेषफल क्या, ये सही तो होना चाहिए, नहीं तो शेषफल गलत बच जाएगा। और जो शेषफल बचा है उसे रख दो इकाई के अंक में। इकाई के अंक पर आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं मैं करा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? नंबर 1, सबसे पहले कितने से भाग देंगे? 4 से। कौन सी संख्या हम देंगे? जो इकाई यानी घात में इकाई और दहाई, इकाई दहाई पे दे रखे हैं ये, और इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 3 है तो 3 पे, इस वाले 3 पर घात रख दीजिए 3। ठीक है, तो ये होगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तियाम तिया 9 तिया 27। इकाई का अंक कितना है? 7 है। इकाई अंक कितना है? 7 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, इसमें भाग देंगे 4 से। इसमें हम कितने से भाग देंगे? 4 से भाग दे लेंगे। ये दे दिया हमने 4 से भाग, 4 से दे दो सीधे। 4 पंजे 20, बचे 3, 2 की घात रख दो 3। 4 पंजे 20, तो 3 शेषफल बचेंगे। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो कितना आसान। चलिए आगे चलते हैं। में इकाई का अंक है, तो देखिए यहाँ अंतिम 2 अंक में हम भाग दे लेंगे। चलिए अब आ जाइए गुणा वाली संख्या पे, भाग आ जाइए। ये देखो यहां हम 53 में देंगे 4 से भाग, दे दिया। 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये लीजिए बचा 1, बता लिया 3 का, 4 तिया 12, शेषफल आया 1। और मैंने कहा था केवल हमको इससे मतलब है शेष, तो 7 की घात रखेंगे हम 1, 7 की घात हम रखेंगे 1, ये रख दिया प्लस। और किसी भी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक, उत्तर का इकाई का अंक वही होता है। तो इसमें इकाई का अंक आएगा 1। और किसी संख्या, उत्तर का इकाई का अंक 1, और किसी संख्या में घात यदि 1 हो तो वही संख्या होती है। तो 7 और 1 8, तो इकाई का अंक क्या है? 8 है। इकाई का अंक कितना है? 8 है। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो ये आपको कमेंट 8 प्रश्न नंबर 8 है, 8 प्रश्न लिखे, इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। इसमें भी इकाई का अंक आपको बताना। देखो यानी यहाँ क्या करना है? आपको गुणा करना है। यहाँ आपको गुणा करना है, इकाई का अंक निकाल लेना, इकाई का अंक निकाल लेना, इकाई का अंक निकाल। चलिए बता देते हैं। तो देखो इसमें 93 में 4 से भाग दीजिए। 93 में 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12। तो शेष आएगा, जब 93 में आप दोगे 4 से भाग तो शेष आएगा 1। और किसी भी संख्या में, ये मैंने बताया था, जो हमारी संख्या दी है उसमें इकाई का अंक है 4, ठीक है, और शेष आया हमारा 1, शेष आया 1। और
इकाई का अंक 1, 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक उनमें निकालना नहीं है, तो इकाई का अंक आ गया 5, इकाई का अंक आ गया 1, 4 पंजे 20 और 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 या तो इकाई का अंक हो गया हमारा 0। तो इकाई का अंक कितना है हमारा 0। ठीक है, ये जैसे यहाँ गुणा है तो इकाई का अंक निकाल के सबका गुणा कर दीजिए। यदि यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो इकाई का अंक निकाल के जोड़ दीजिए, यदि घटा का चिन्ह है तो घटा कर दीजिए। कितना आसान है, ये अपने आप करना। इनका आपको प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, तो ये आपको आंसर देना है। ठीक है, आंसर आपको देना है। चलिए हम बता देते हैं, ये 17 की घात 95 और 3 की घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ हम 4 से क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो लीजिए 4 से हमने दे दिया भाग, 4 दूनी 8 बचा 1, फिर 15 में भाग देंगे। ये लीजिए 95 में हमने दे दिया 4 से भाग, 4 दूनी 8 हो गया, बचा 1, उतार लिया 15 और 4 तिया 12, बचे 3। तो यहाँ 7 की घात 3 लिख देंगे माइनस, अब यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 3, तो यहाँ 58 में भाग दो 4 से, 58 में भाग दे दो 4 से, तो 4 एकम 4, मतलब जो घात है उसके अंतिम 2 अंक में हर बार केवल 4 से ही भाग देंगे, 4 से। तो बचा 1 और 4 चौका 16, बचे 2। तो यहाँ 2 का रखेंगे, 3 की घात 2 रख दिया, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, 49 गुणा में 7, 7 नाम 63 और 7 चौका 28, 28 और 6 34, 28 है 34 और तियाम तिया 9। अब देखो, जैसे 3 में से 9 घटाएंगे तब हम क्या करेंगे, 43 में से 9 घटा लेंगे। ठीक है, यानी 13 में से 9 घटा लो, 13 में से 9, तो देखो 13 में से 9 गए तो 4 बचे, यहाँ रह गए 3 और यहाँ रह गए 3। तो इकाई का अंक कितना है हमारा, इकाई का अंक हमारा है 4। इकाई अंक कितना है हमारा, इकाई का अंक हमारा यहाँ 4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीका से मैं पढ़ाता रहूंगा। इसमें आपको 10वां प्रश्न लिख के आंसर देना है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। अब दोस्तों मैं वीडियो लंबा हो रहा है, इसे मैं बंद करता हूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, और फिर इसके बाद हम ग्रुप डी व अन्य परीक्षाएं का पेपर लेकर पहले इसको पढ़ा लेते हैं। इसके साथ साथ जब ये आपका पूरा हो गया है, अब हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे। जय हिंद साथ। यानी एक संख्या पद्धति में प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आए, चाहे रेलवे ग्रुप डी, अब रेलवे ग्रुप डी है आपका, चाहे एसएससी है, सीजीएल है, एसएचएल है, या आपका ग्रुप डी है, ठीक है, कोई भी परीक्षा है उस सब का हम कराएंगे। जय हिंद साथ।